रेडी स्टार्ट। जरूरी युद्ध विराम। पिछले 11 दिनों से चल रहे जिस फिलिस्तीन इजराइल युद्ध ने सारी दुनिया को सांसत में डाल रखा था, उसमें आखिरकार युद्ध विराम की घोषणा हो गई। वर्ष 1967 के अरब इजराइल युद्ध के बाद यह फिलिस्तीन और इजराइल के बीच सबसे बड़ा संघर्ष था। अब तक के सभी अरब इजराइल युद्धों की तरह यह भी निर्णायक नहीं हुआ और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। हमास का कहना है उसने इजरायली हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया और इजराइल ने कहा है कि उसने हमास के सैकड़ों लड़ाकों को मार गिराया। जीत के दावे अपनी जगह, लेकिन वास्तविकता यही है कि इस लड़ाई के असली शिकार भी दोनों पक्षों के आम नागरिक ही हैं। हमास का कहना है कि इस जंग में 253 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें 65 बच्चे हैं। करीब 2000 नागरिक इस लड़ाई में जख्मी हुए हैं। उधर इजराइल के 12 नागरिक मारे गए हैं, जिनमें एक सैनिक और एक बच्चा है। फिलिस्तीन में इस युद्ध से जो इमारतें गिरी हैं और बुनियादी सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है, वह फिलिस्तीनियों के पहले से ही कठिन जीवन को और कठिन बना देगा। दूसरी ओर इजराइल को पता चल गया है कि तमाम सैनिक वर्चस्व के बावजूद हमास पर निर्णायक जीत निकट भविष्य में संभव नहीं है और तमाम आयरन डोम सुरक्षा के उस नागरिक पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं। यह बहुत स्पष्ट है कि फिलिस्तीन इजराइल विवाद का कोई निर्णायक हल युद्ध से नहीं निकल सकता। आखिरकार यह विवाद भी आपसी बातचीत और समझदारी से ही सुलझना है, लेकिन अभी दोनों पक्षों के पास ऐसा प्रभावी नेतृत्व नहीं है जो शांति के लिए पहल कर सके। न अंतर्राष्ट्रीय बरादरी में ऐसा कोई तटस्थ मध्यस्थ है जिसकी ऐसी विश्वसनीयता हो। ऐसे विवादों में जो अक्सर होता है, वही यहाँ भी हुआ है कि दोनों तरफ के अतिवादियों ने मध्य मार्गी और शांति प्रिय शक्तियों को हाशिए पर धकेल दिया है। लंबी खींचती शांति प्रक्रिया में धीरे धीरे मध्य मार्गी फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन और फिलिस्तीन के अधिकृत नेता महमूद अब्बास को अप्रासंगिक बना दिया है। उग्रवादी संगठन हमास के हाथों में असली ताकत है। हमास को इजराइल, अमेरिका और अन्य कई देश आतंकी संगठन मानते हैं। दूसरी तरफ इजराइल में कट्टर दक्षिणपंथी ताकतें राजनीति में वर्चस्व बनाए हुए हैं। अगर इस लड़ाई से वास्तव में किसी को फायदा हुआ है तो वह इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। अगर यह लड़ाई न होती तो नेतन्याहू के हाथ से गद्दी खिसक जाना तय था, क्योंकि वह बहुमत खो चुके थे। अब वह अगले चुनाव तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। वैसे भी पिछले लंबे दौर से नेतन्याहू राजनीतिक उथल पुथल व भ्रष्टाचार के आरोपों से निपटने के लिए
उग्र राष्ट्रवाद का सहारा ले रहे हैं। यह जंग अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहली अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा थी और वह भी इसमें उत्तीर्ण नहीं हुए। उनका ढुलमुल रवैया और जंग को रोक पाने में उनकी विफलता से अमेरिका के प्रगतिशील और उदार तबके में उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। अगर मध्य पूर्व में कोई शांति की पहल कर सकता है तो वह अमेरिका ही है और इसके लिए उसे अपने फौरी स्वार्थों को कुछ देर किनारे करना पड़ेगा। देखना यह है कि कौन अमेरिकी राष्ट्रपति यह हिम्मत दिखा पाता है। स्टॉप। रेडी स्टार्ट। खतरनाक ब्लैक फंगस कोरोना रूप बदल कर मानव जाति खासकर भारतीयों को सता रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच यह जानलेवा ब्लैक फंगस के रूप में सामने आया है, जिसे चिकित्सकीय भाषा में म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है। कोरोना से संक्रमण और इसके उपचार के दौरान ऑक्सीजन और स्टेरॉयड के अत्यधिक इस्तेमाल से लोग इसके शिकार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल और हरियाणा में ब्लैक फंगस के अनेकों मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में ब्लैक फंगस के कारण अभी तक एक मरीज की जान भी जा चुकी है और एक मरीज की आंख ही निकाल देनी पड़ी। राजस्थान में तो इस बीमारी ने भयंकर रूप ले लिया है। अब केंद्र सरकार ने इसे भी महामारी मान लिया है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस बारे में अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना, पंजाब तथा ओडिशा और तमिलनाडु ने तो अधिसूचना तक भी जारी कर दी है। इससे ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज भी ICMR के दिशा निर्देशों के अनुसार ही होगा। इस नई समस्या पर चिंता जताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि ब्लैक फंगस की दवा एम्टोफेटेरिसिन दुनिया में जहां भी उपलब्ध है वहां से लाने के कदम उठाए जाने चाहिए। कोर्ट ने केंद्र से उन कदमों की जानकारी देने को भी कहा है जो दवा के आयात के लिए उठाए जा रहे हैं। इन सब दिक्कतों के बीच बिहार और हरियाणा से और परेशानी में डालने वाली खबर है कि वहां वाइट फंगस के मामले भी समान आए हैं। पटना मेडिकल कॉलेज में भर्ती 4 कोरोना मरीजों में वाइट फंगस की पुष्टि हुई है। इन मरीजों में पटना के एक नामी सर्जन हैं। हरियाणा में हिसार के जिला अस्पताल में 2 कोरोना मरीजों में वाइट फंगस की पुष्टि हुई है। PMCH में माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष ने सलाह दी है कि कोरोना मरीज एंटीजन और
HRCT के साथ फंगस की जांच भी कराएं। कोरोना से ठीक हो चुके लोग भी इस बात की एहतियात रखें कि उन्हें उनके चेहरे पर सूजन है, आंखें लाल हो रही हों, नाक से भूरा पानी आ रहा हो या चेहरे के एक ओर दर्द महसूस कर रहे हों तो इसे कतई नज़रअंदाज न करें और तुरंत जांच कराएं। इसमें देरी खतरनाक हो सकती है। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। इजराइल व हमास के बीच संघर्ष विराम स्वागत योग्य। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम पर सहमति बनने से पश्चिम एशिया में शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। पिछले 11 दिनों से दोनों लड़ रहे थे। सीज फायर से खूनी संघर्ष पर विराम लग गया। संघर्ष विराम का प्रस्ताव मिस्र ने तैयार किया था, जिस पर दोनों ने सर्वसम्मति जताई। इस दौरान गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर बर्बादी हुई। इजराइल के अधिकांश हिस्सों में जीवन थम गया था और 200 से अधिक लोगों की जानें गईं। भारत ने संघर्ष विराम का स्वागत किया है। नई दिल्ली शुरू से दोनों से युद्ध समाप्ति की अपील कर रही थी। यह संघर्ष 10 मई को शुरू हुआ था, जब गाजा में हमास चरमपंथियों ने यरूशलेम की तरफ लंबी दूरी के रॉकेट दागे थे। इजराइल व फिलिस्तीन के बीच 1967 से ही टकराव की स्थिति है। पहले फिलिस्तीन मुल्क था, उससे यहूदी बहुल इजराइल 1948 में अलग हुआ। उस वक्त 48% क्षेत्र फिलिस्तीन के हिस्से आए, 44% इजराइल के व 8% क्षेत्र यरूशलेम के अलग होने के बाद इजराइल व फिलिस्तीन के बीच शांति नहीं बन सकी। दोनों में अपने अपने क्षेत्र को लेकर संघर्ष चलता रहा। इस संघर्ष में इजराइल व फिलिस्तीन दोनों ने धन जन दोनों गंवाए हैं। दोनों के बीच संघर्ष केवल 2 मुल्कों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह यहूदी और इस्लाम के बीच का भी टकराव है। इसका विश्व के अधिकांश देशों ने फायदा उठाया है। अमेरिकी, यूरोपीय और ऑस्ट्रेलिया इजराइल के पक्ष में रहे हैं, तो मुस्लिम देश फिलिस्तीन के पक्ष में। इस बार का संघर्ष इजराइल व हमास के बीच था। इजराइल अपने कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम को खाली करा रहा था, जिसका हमास ने विरोध किया। हमास का गाजा पट्टी पर कब्जा है। गाजा पट्टी पर इजराइल भी अपना आधिपत्य चाहता है। फिलिस्तीन को कमज़ोर करने के लिए कभी इजराइल ने ही रणनीतिक रूप में हमास को हवा दी थी, लेकिन बाद में हमास इजराइल के काबू से बाहर हो गया और आज इजराइल को हमास से लड़ना पड़ रहा है। अभी अमेरिका और मुस्लिम जगत के चाह रहे थे कि इजराइल व हमास के बीच जंग खत्म हो। पश्चिम एशिया में लंबे समय तक जंग जैसी अशांति से कई देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता। इजराइल का कई मुस्लिम देशों के साथ भी अरबों डॉलर का ट्रेड है। अभी
OIEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल ने भी बैठक बुलाई थी कि इस युद्ध को कैसे समाप्त कराया जाए। 57 मुस्लिम देशों की परिषद OIC यूं तो हमास के पक्ष में थी, लेकिन कोई भी सदस्य देश इजराइल से खटास नहीं चाहता था। तुर्की बेशक सऊदी अरब, पाकिस्तान आदि देशों के साथ मिलकर हमास को सही ठहराने में लगा हुआ था, लेकिन यह सच्चाई है कि वह अपने अभियान में सफल नहीं हो सका। IOC, इजराइल व हमास के बीच संघर्ष विराम में सीधे तौर पर खास भूमिका अदा नहीं कर सकी। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सीज फायर में मुख्य किरदार निभाया है। अमेरिका अरब जगत के देशों को भी शांत रखने की कोशिश की। हालांकि इस सीज फायर को हमास अपनी जीत मानता है और उसने गाजा की सड़कों पर जोशपूर्ण जश्न मनाया। हमास के लोगों ने अल्लाहु अकबर के नारे भी लगाए। दोनों धुर विरोधियों के बीच पिछले 3 संघर्षों की तरह ही लड़ाई का यह ताज़ा सिलसिला भी बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हुआ। इजराइल ने हमास को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाने का दावा किया है, लेकिन एक बार फिर वह इस्लामी चरमपंथी समूहों की ओर से लगातार रॉकेट दागे जाने को रोक पाने में असफल रहा है। हमास को गरीबी, बेरोजगारी और बढ़ते कोरोना वायरस के प्रकोप से जूझ रहे गाजा पट्टी में पुनर्निर्माण की कठिन चुनौती का सामना करना पड़ेगा। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। संकट भीतर तक गांव में महामारी से हालात बिगड़ रहे हैं। शहरों के बाद गांव में संक्रमण फैलना ज़्यादा चिंता की बात है। ग्रामीण इलाकों में देश की 2/3 आबादी रहती है। यह देश का वह इलाका है जहां बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर लगभग कुछ नहीं है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा किनारे जिस बड़ी संख्या में दफन और बहते शव मिले, उससे पता चलता है कि गांव में महामारी से किस तरह लोग मर रहे हैं। अगर ये मौतें महामारी से नहीं हो रही तो सवाल है फिर कैसे इतने लोग मरे। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। महामारी से निपटने में सरकारों की लाचारी उजागर हो चुकी है, वरना इलाहाबाद हाईकोर्ट को यह कहने को क्यों मजबूर होना पड़ता कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे हैं। जाहिर है बड़ी अदालतों की हालात पर नज़र है। सरकारों के कामकाज की संस्कृति और आमजन के प्रति लापरवाह रवैये की हकीकत भी मालूम है। ऐसा सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में कमोबेश एक जैसे हालात हैं। बहरहाल कुछ भी हो, अब केंद्र और राज्यों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ग्रामीण इलाकों में संक्रमण को फैलने से रोकने की है। गांव में महामारी से निपटने को लेकर प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों, जिलाधिकारियों
और चिकित्सा कर्मियों से बात की। जाहिर है अब केंद्र सरकार भी हालात को लेकर चिंतित तो है ही। अभी सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि गांव-गांव तक चिकित्सा कर्मियों की पहुंच ही नहीं है। ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का आधा अधूरा ढांचा तो है, लेकिन महामारी से निपटने की सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है। बेशक यह इंतजाम रातों रात संभव नहीं हो पाता। महामारी को आए पूरा 1 साल से ज़्यादा हो गया है। अगर सरकारों का ध्यान गांव पर भी होता तो 1 साल का वक्त कम नहीं था। इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को कसा है। ऐसा नहीं है कि अभी भी गांव में चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना कोई मुश्किल काम है, लेकिन इसके लिए जो इच्छा शक्ति सरकारों में दिखनी चाहिए उसका अभाव है। प्रधानमंत्री ने तो गांव में भी टेलीमेडिसिन सेवा पहुंचाने पर जोर दिया है। इसमें संदेह नहीं कि अगर गांवों और तहसीलों में टेलीमेडिसिन सेवा का पुख्ता नेटवर्क बन जाए तो संक्रमण से निपटना आसान हो जाएगा। लेकिन यह हो कैसे, यह बड़ा सवाल है। होना होता तो अब तक राज्यों ने कोई तो पहल की होती। गांव में महामारी के फैलाव को रोकने के लिए एक साथ कई मोर्चे खोलने की दरकार है। इसलिए विशेषज्ञ बार बार ग्रामीण इलाकों के लिए कारगर रणनीति बनाने पर जोर दे रहे हैं। इसमें संसाधनों के साथ ही हर गांव में चिकित्सा कर्मियों की पहुंच बनाना जरूरी है, ताकि हर व्यक्ति की जांच हो सके। कम गंभीर मरीज या बिना लक्षण वाले मरीजों की पहचान कर उन्हें दूसरी जगहों पर जाने से रोका जा सके, वरना इलाज के लिए ग्रामीणों ने शहरों की ओर रुख करना शुरू कर दिया तो संक्रमण रुकने के बजाय और फैलेगा। प्रधानमंत्री ने तो जिलाधिकारियों को सुझाव दिया है कि वे अपने स्तर की आंकड़ों की निगरानी और विश्लेषण करें और हालात के मुताबिक रणनीति बनाकर स्थिति संभालें। इस पर ईमानदारी से काम हो तो यह तरीका कारगर सिद्ध हो सकता है। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत में कृषि क्षेत्र गांव पर ही निर्भर है। महामारी कृषि अर्थव्यवस्था को चौपट कर सकती है। इसलिए अगर गांव के हालात काबू नहीं आए तो देश और बड़े संकट में फंस जाएगा। स्टॉप।